मोरल रीजनिंग, हेंज डिलेमा एंड बताया है 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बताया है। इस क्लास में ये 4 पॉइंट्स को फोकस करते हुए हम कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसमें जो टर्म्स यूज किया गया है, मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या है? मोरालिटी मोरल वैल्यूज उसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, डिस्क्रिमिनेट करके विच इज राइट विच इज रॉन्ग। रूल्स क्या है, राइट के लिए रूल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है, दैट इज मोरालिटी। ओके, आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। हाँ, मतलब मोरालिटी मतलब वैल्यूज, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या रूल्स फ्रेम किया गया है अच्छा सोसाइटी के लिए। ओके, सही रास्ता पे जाने के लिए क्या नाम्स है, ये सब जो है वैल्यूज कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोरालिटी। मोरल रीजनिंग, इसमें पता करना है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, सही क्यों सही है, गलत क्यों गलत है, डिस्क्रिमिनेट करना, रीजनिंग करना, क्यों सही रास्ते पे जाना। ओके, व्हाई राइट व्हाई रॉन्ग, क्या करना क्या नहीं करना, ये मोरल रीजनिंग है। मोरालिटी मतलब वैल्यूज, वैल्यूज डिस्क्रिमिनेट करना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। राइट, राइट रास्ते में जाने के लिए राइट क्यों है रॉन्ग क्यों है पता करना, मोरल रीजनिंग है। इसमें हेंज हेंज डिलेमा है। इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताने के लिए कोहलबर्ग ने एक स्टोरी बताया था। इसमें डिलेमा मतलब कंफ्यूजन है, मतलब कौन सा रास्ता चूज करना, राइट चूज करना रॉन्ग चूज करना, सोसाइटी नाम्स क्या कह रहा है, वैल्यूज क्या कह रहा है, हम किस रास्ते पे जाना। इसमें डिलेमा जनरली हम लोग यूज करते हैं डायलेमा। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन, कौन सा रास्ते पे जाना, राइट में रॉन्ग पे। ये समझाने के लिए कोहलबर्ग जो है, ये कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी समझाने के लिए एक स्टोरी बताया था। ये है हिंज स्टोरी, हिंज डिलेमा स्टोरी। इसमें हिंज जो है एक पर्सन है, मेल पर्सन, इनका वाइफ रहता है, कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है, कैंसर पेशेंट लास्ट स्टेज में है। इनका डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं इनका एक मेडिसिन दिए तो इन्हों सरवाइव हो सकता है। उस मेडिसिन अगर दिए तो इनका डेथ से बच सकते हैं। उसके लिए क्या किया गया है, ये हिंज ने उस मेडिसिन के लिए ढूंढा। उस मेडिसिन जो है एक फार्मासिस्ट के पास रहता है, उन्होंने खुद डेवलप किया गया है, मगर वो केमिस्ट जो है ज्यादा पैसे को बेचना चाहता है, क्योंकि नो फार्मूला फार्मूला से नो खुद से फार्मूला से बना के तैयार किया गया है, नो 10 गुना ज्यादा पैसा को बेचने को चाहता है, मगर हेंज के पास उतना पैसा नहीं रहता। इनका दोस्त से रिलेटिव से पैसा कलेक्ट करने के बाद उस दवा से 50% पैसा जमा किया गया है। 50% पैसा जमा करने के बाद उस ड्रगिस्ट के पास जाके पूछा जाता है, मैं अभी 50% पैसा पे करता हूँ, बाकी 50% बाद में देता हूँ। बताता है, बताने के बाद जो केमिस्ट बताते हैं, आप जो है आधा पैसा को मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा पूरा एफर्ट मेरा एफर्ट पूरा यूज करके मैं ये दवा मैंने बनाया था, मैं आधा प्राइस को नहीं दे सकता, उससे मैं कमा सकता हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, मैं नहीं दे सकता हूँ। बताते हैं 50% को मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर हेंज ने डिलेमा, अभी जो कंफ्यूजन हुआ उनका, इनका वाइफ को सरवाइव करने के लिए, इनका वाइफ को बचाने के लिए, और इनके पास पैसा, जो पैसा देते हुए खरीद करने के लिए पैसा नहीं रहता है, इतना जो पैसा जमा कर लेता है 50% ही पैसा है इनके पास, ये इनका डिलेमा है। फिर लास्ट में क्या कर लेता है, इन्हों केमिस्ट के पास जो है जाके चोरी कर लेता है, दवा दवा चोरी कर लेता है। दवा चोरी करने के बाद जो कोहलबर्ग
3 क्वेश्चंस फ्रेम करता है। 3 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ये है, ओके, शुड हिंज हैव स्टोलन द ड्रग, ये इनका वाइफ सरवाइव करने के लिए, इनका वाइफ बचाने के लिए ड्रग जो है चोरी कर सकते हैं, सही है ये। ओके, इनके पास पैसा नहीं है, वो लोग पैसा कमाना चाहता है, तो आधा पैसा है, आधा पैसा बाद में देता, बोलने के बाद वो ड्रगिस्ट नहीं सुनता है, भाई पैसा कमाना चाहता हो, तब इनके पास कुछ ऑल्टरनेट नहीं रहता है, तब जो है ये जो है चोरी कर लेता है, दवा को चोरी कर लेता है। ये सही है पहले क्वेश्चन, शुड ही हैव स्टोलन द ड्रग, ड्रग को चोरी कर सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से क्या क्या रिप्लाई आया है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ये 16 ईयर्स स्टडी किया गया है, 16 ईयर्स के बाद जो एक थ्योरी जो है पब्लिश किया गया है। ये क्वेश्चन ये है, जो हिंद जो है इनका इनका वाइफ को बचाने के लिए ड्रग को चोरी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, वुड इट चेंज एनीथिंग इफ इंज डिड नॉट लव हिज वाइफ, अगर जो है हिंद जो है इनका वाइफ को अगर लव नहीं करता है, तब जो है चोरी करने के चांस भी नहीं रहता है। इनका वाइफ को ज्यादा लव कर रहा है, इसीलिए जो है इनको बचाने के लिए चोरी किया गया है। अगर इनका वाइफ को लव नहीं करता, इस तरह चोरी नहीं कर सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो है, What if person dying was a stranger? Would it make any different? अगर इनका हिंज का वाइफ की अलावा और कोई इसी तरह कैंसर बीमारी से मर रहा है, उसमें क्या इफेक्ट होता है? इनका वाइफ से ज्यादा प्यार कर रहा है, इसलिए इनको बचाने के लिए ड्रग को स्टोलन किया गया है, चोरी किया गया है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं, उतना पैसा नहीं जमा हो पाया, इनका ऑल्टरनेट नहीं है, इनका वाइफ को ज्यादा लव कर रहा है, इसीलिए। अगर वाइफ के अलावा और कोई रहता तो हिंद जो है स्टोरी नहीं करता था। मतलब इस तरह 3 क्वेश्चंस फ्रेम करके 16 ईयर्स मेल्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चनर यूज किया गया है, डेटा कलेक्ट किया गया है, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बताया है। हेलो सर, कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन मांग रहे हैं सर। ऐड करना चाह रहा है, ओके। क्या होता है क्लास शुरू करने के बाद मैं, ओके, आवाज भी नहीं आया, चलिए। आवाज तो सही से आ रहा है ना? हेलो, यस सर, आपका यस सर, आवाज ठीक है सर। ओके ओके। मतलब इस तरह 3 क्वेश्चंस फ्रेम करके 16 इयर्स इनका स्टडी करने के लिए, 16 इयर्स लॉन्गिट्यूडनल, मतलब 16 इयर्स लगा है ये थ्योरी बताने के लिए। ये एक स्टोरी बताया है, स्टोरी में बताते हुए 3 क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है। 3 क्वेश्चन जो है मेल्स के ऊपर टेस्ट किया गया है, क्या समाधान है, क्या किया गया है, इसमें हम लोग क्या मोरालिटी है, क्या मोरल वैल्यूज है, ये सब कैसा रहता है, कैसा डेवलप होता है, ये इस थ्योरी में हम पता कर लेंगे। राइट, 3 लेवल्स में इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है समझाने के लिए कोशिश किया है। हर लेवल में 2 स्टेजेस है, 2 स्टेजेस है, टोटल 6 स्टेजेस है। मोरल डेवलप कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है 6 स्टेजेस में है। हर लेवल में 2 स्टेजेस है। लेवल 1 पूरा जो है ना 3 लेवल्स में, फर्स्ट लेवल जो है 3 to 7 ईयर्स, सेकेंड लेवल जो है 7 to 11 ईयर्स, एंड थर्ड लेवल जो है 11 ईयर्स एंड अबव। पहला स्टेज जो है, पहला लेवल 3 to 7 ईयर्स, सेकेंड लेवल 7 to 11 ईयर्स, एंड थर्ड लेवल 11 ईयर्स एंड अबव। ओके, उसमें टेस्ट किया गया है 3 लेवल जो है, फर्स्ट लेवल जो प्री कन्वेंशनल, सेकेंड लेवल कन्वेंशनल, एंड थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, इस 3 स्टेजेस में, 3 लेवल्स में, हर लेवल में 2 स्टेज है। राइट,
ओके, पहला स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में देखिए 3 to 7 इयर्स में कैसा रहता है, इसमें इनका बच्चों को जो है अथॉरिटी, जो पेरेंट्स टीचर जो बताएंगे उसको फॉलो करेंगे, इनका खुद का जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। प्री कन्वेंशनल पीरियड में कौन सा सही है कौन सा गलत है इनको समझ में नहीं आता है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। मगर जो सही है वो कहाँ से सीख लेता है, पेरेंट्स से, टीचर से, इसको कहा जाता है अथॉरिटी। इसमें 2 स्टेजेस जो है, पहला स्टेज जो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। इसमें कैसा रहता है, कौन सा जो यहाँ क्या किया जाता है, कौन सा सही है, गुड क्या है, बैड क्या है। अगर बैड किया जाता है उसको पनिशमेंट दिया जाता है, अगर पनिशमेंट ज्यादा रहता है, ज्यादा जो गलत किया गया है पनिशमेंट, लेस पनिशमेंट दिया जाता है। थोड़ा बहुत गलती किया होगा, पनिशमेंट से ओबीडियंट जो अच्छा करने के लिए कोशिश करता है, दैट इज ओबीडियंस। ओके, इस स्टेज में इनको कौन सा सही है कौन सा गलत है इनको पता नहीं, बल्कि इनका जो पेरेंट्स से, टीचर से पता चल जाता है, वो भी पनिशमेंट से। अगर पनिशमेंट देखिए, अगर गलत करता है तब जो पनिशमेंट दिया जाता है, ज्यादा गलत करता है ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता है, और कुछ जो लेस जो है गलत करता है तब लेस पनिशमेंट दिया जाता है। इसीलिए पनिशमेंट से रिलेट करके ओबीडियंट रहने के लिए कोशिश करता है। ओके, इसमें बच्चा ये समझता है पढ़ना ओके, अच्छा रहना, ये सब जो है ओबीडियंट कैसा रहता है, पनिशमेंट से ओबीडियंट रहने की ज्यादा। अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चा टाइम वेस्ट करता है, तब पेरेंट्स क्या करता है, पनिशमेंट देता है। ओके, अगर स्कूल में भी बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तब जो है पनिशमेंट दिया जाता है। मतलब पनिशमेंट से ओबीडियंट रहने के लिए कोशिश करता है इस लेवल में। मगर कौन सा गुड है ये उससे कैसा रिलेट करता है, पनिशमेंट से रिलेट करके ओबीडियंट रहने के लिए कोशिश करता है। ओके, मगर इनको पता नहीं, मतलब पनिशमेंट से एस्केप करने के लिए ओबीडियंट एक्ट रहता है। हम लोग भी देखते हैं ना बीएड स्टूडेंट्स में, देखिए अच्छा मार्क्स के लिए ओबीडियंट बिहेवियर दिखाते हैं। ओबीडियंट जो है कोर्स होने के बाद, पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कोर्स बीएड कोर्स होने के बाद उसी तरह बिहेवियर नहीं रहता है। बिहेवियर, ओबीडियंस बिहेवियर अभी दिखाता है, इसीलिए दिखाता है, एक्सपेक्ट करता है अच्छा मार्क्स के लिए। इस स्टेज में, मतलब लेवल 1 स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा जो है पनिशमेंट माइंड में रखते हुए पनिशमेंट से ही ओबीडियंस दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम गलत करता है तब जो पनिशमेंट किया, पनिशमेंट से बचाने के लिए, पनिशमेंट से एस्केप करने के लिए, ओबीडियंट रहने के लिए कोशिश करता है। मगर कौन सा ओबीडियंट है इनको पता नहीं है, पनिशमेंट से ही पता है इनको। इस तरह बिहेवियर इस स्टेज में रहता है। नेक्स्ट स्टेज जो है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेड। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड मतलब यहाँ देखिए, इसमें इनका एटीट्यूड कैसा रहता है भाई, एटीट्यूड बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। अगर आप मेरे से अच्छा रहता है, मैं भी आपसे अच्छा रहता हूँ। मेरे से कुछ मतलब डिफरेंट रहता है, अगर आप मेरे को नहीं रिस्पेक्ट करता है, मैं भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ओके, इस तरह माई एटीट्यूड इज बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। ओके, मेरा एटीट्यूड कैसा रहता है, आपका बिहेवियर से डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा रहते हो, मैं भी अच्छा रहता हूँ। अगर आप जो है मेरे ऊपर कुछ मिसबिहेव करता है, मैं भी मिसबिहेव करता हूँ। इस तरह एटीट्यूड रहता है, टिट फॉर टैट की तरह रहता है। स्टेज में आप ये भी देख सकते हैं, बच्चों को अगर कुछ बताते हैं, कुछ काम करने के लिए बताते हैं, उस काम से मेरे को फायदा क्या है। इसलिए आप देख सकते हैं पेरेंट जब बच्चों को बताते हैं, कुछ काम देते हैं, अब शॉप कुछ जाइए, कुछ सामान लेकर आइए, तब जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को चॉकलेट दिला दीजिए। इस तरह मतलब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड है, टिट फॉर टैट। आप उस काम मेरे को क्या फायदा है, इस तरह जो है
स्टेज में डेवलपमेंट होता है, एक्सपेक्ट करता है। आप मैं कैसा रहता हूँ आपका बिहेवियर से, अगर आप अच्छा रहेगा मैं भी अच्छा रहता हूँ। आपका काम हो जाएगा, मेरे को कुछ दिए तो फिर मेरे को चॉकलेट दिए तो मैं आपका काम पूरा करूंगा। इस तरह बिहेवियर रहता है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेड। ओके, इस तरह रहता है। यह स्टेज में भी इनको पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है। कैसा पता चल जाता है? अथॉरिटी से पता चल जाता है, पेरेंट्स से, टीचर से। दिस इज लेवल 1, 3 to 7 years। फिर इसके बाद लेवल 2 जो है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यहाँ 7 to 11 years तक, 7 to 11 years तक। इस स्टेज में, इस लेवल में भी 2 स्टेज है। स्टेज 3 जो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, देखिए इसमें बच्चा अगर 100 मार्क्स सिक्योर करता है तब जो है सब लोग इनको जो है आप बहुत अच्छा मार्क्स हासिल किया है, बहुत अच्छा पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़की है, इस तरह ओरिएंटेशन के लिए कोशिश करता है। ओके, ये सोसाइटी में जो रिलेशन है, सोसाइटी रूल्स से, सोसाइटल रूल से, सोसाइटी रूल्स में जो रहता है उससे इनका बिहेवियर रहता है। ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन रहता है। ओके, सोसाइटी में जो चीज अच्छा है उसको फॉलो करने के लिए, उस तरह अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, अपना बिहेवियर को चेंज करने के लिए कोशिश करता है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, जो अच्छा है वो चीज करने के लिए जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस तरह स्टेज में रहता है। स्टेज 4 में लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स जो रहता है उसको फॉलो करना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, सब फॉलो करते हैं। रेड लाइट आने के बाद सबका गाड़ी जो है स्टॉप कर लेता है, क्योंकि सबके लिए है। ये जो सोशल रूल है, ऑर्डर है, ओके, ट्रैफिक रूल है, सब फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करता है पनिशमेंट दिया जाता है। इसीलिए आप जो है अपना सोसाइटल रूल्स, सोसाइटल नॉर्म्स को जो फॉलो करते हुए अपना आप जो है बिहेवियर चेंज किया जाता है। ये स्टेज 4 में है। ओके, इस तरह स्टेज 2 में, कन्वेंशनल में, सोसाइटल नॉर्म्स को, सोसाइटल रूल्स को फॉलो करते हुए आ, अच्छा बिहेवियर दिखाने की कोशिश करना। स्टेज 3, स्टेज 4 में, राइट। फिर लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल जो 11 इयर्स एंड अबोव, इसमें देखिए 10 to 15% ही इस लेवल को पहुंचता है। 10 to 15%, 85% सेकेंड लेवल तक खत्म होता है, 10 to 15% तक ही पहुंचता है पोस्ट कन्वेंशनल में। इसमें भी 2 स्टेजेस है। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब सोशल रूल्स जो रहता है, सोशल रूल्स को कुछ लोग डिविएट करता है। जो सोसाइटी की जो हार्मफुल रूल्स वगैरह रहता है, तब जो हम लोग क्या करते हैं, रैली करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। सोशल अनरेस्ट कहा जाता है। सोशल रूल्स का अगर कुछ लोग वायलेट करता है, ओके, उस तरह सोसाइटी की जो जब हार्मफुल सिचुएशन रहता है तब जो है उस गवर्नमेंट के ऊपर, उस रूल्स के ऊपर जो एजिटेट करना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। सोसाइटी अच्छा के लिए, सोसाइटी अच्छा के लिए सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स जो है आम सोसाइटी के हार्म कर रहा है, तब जो है एक एजिटेशन से, रैली से, स्ट्राइक से उस रूल्स को मॉडिफाई करने के लिए जो करता है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। फिर स्टेज 6 जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन मतलब ये हाईएस्ट है। ऐसा यूनिवर्सल है सबके लिए। जैसा देखिए इसमें मैंने बताया, इस लेवल को सिर्फ 10 to 15% लोग पहुंचता है। जैसा यहाँ अब्स्ट्रक्ट प्रिंसिपल्स, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, मोरालिटी, ये सबके लिए है। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन जो है महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ये लोग एजिटेट करके जो मतलब यूनिवर्सल पीस, महात्मा गांधी जो लिया है पीस,
इस कॉन्सेप्ट से जो है नेशन के लिए फ्रीडम लेकर आया है। ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, ये सबके लिए है। इक्वालिटी, एक फाइट फॉर इक्वालिटी, फाइट फॉर रेस्पेक्ट, फाइट फॉर मोरालिटी, फाइट फॉर गुड सोसाइटी। दिस इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस तरह 6 स्टेजेस बताया गया है कोहलबर्ग। ओके, 3 लेवल्स में 6 स्टेजेस। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल 3 to 7 years, स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड। यहाँ बच्चों को कौन सा सही है कौन सा गलत है पता नहीं होता है। किससे पता चलता है? अथॉरिटी से पता चलता है। पनिशमेंट माइंड पे रखते हुए ओबीडियंट रहने के लिए कोशिश करता है। सेकंड स्टेज में इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड है। इसमें आपका बिहेवियर और दूसरों का आपका एटीट्यूड दूसरों का बिहेवियर से रिलेटेड रहता है, टिट फॉर टैट रहता है। अगर आपका काम करूंगा मेरा को क्या फायदा है। ओके, रिवॉर्ड, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन रहता है। लेवल 2 में कन्वेंशनल 7 to 11 years में। स्टेज 3 में गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन रहता है, जिसमें अच्छा है अपना बेनिफिट के लिए पढ़ाई अच्छा करता है, अच्छा मार्क्स हासिल करता है, तब जो अच्छा प्रेज करता है, ये गुड बॉय गुड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। फिर लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन, सोसाइटल रूल्स नॉर्म जो रहता है फॉलो करना, फॉलो करते हुए सोसाइटल नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जाना, सोसाइटल रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, लॉ को ऑर्डर फॉलो करते रहना। इस पीरियड में स्टेज 4 में होता है लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन। लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल में सिर्फ 10 to 15% लोग यहाँ स्टेज तक पहुंचता है। स्टेज 5 में सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोसाइटी में जो रूल्स जो है सोसाइटी के लिए अगर हार्म किया जाता है, हार्मफुल रहता है, उसको चेंज करने के जो एजिटेशन किया जाता है सोसाइटी के लिए, ये सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। स्टेज 6 जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, उसमें फाइट फॉर गुड सोसाइटी, फाइट फॉर गुड सोसाइटी। अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के लिए फाइट किया जाता है, अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स सच एज इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, मोरालिटी, उसके लिए जो है फाइट किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला। These are the 6 stages given by कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए हम लोग भी टीचर्स भी देखते हैं, देखिए स्टेज 1 में 3 to 7 years में कोहलबर्ग थ्योरी की कहाँ यूज करते हैं। देखिए प्राइमरी लेवल में टीचर पूछा जाता है, बगल में जो बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त का बारे में तुम जो है ना एक पैराग्राफ में लिख कर मुझे दे दीजिए। तब बच्चों का जो है कैसा एटीट्यूड रहता है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड ऐसा दिखाता है। बच्चा लिखते हैं, इनका बगल में जो बैठा हुआ फ्रेंड के लिए लिखने के लिए टीचर का है, तब वो पेपर लेके लिखते हैं मेरा दोस्त मेरा बगल में बैठे हैं, वो चोर है, मेरा कंपास बॉक्स से पेंसिल इरेजर चोरी किया गया है, मेरा से बिना पूछ के मेरा कंपास बॉक्स से चोरी किया गया है, इसलिए इनको पनिशमेंट देना जरूर है। इनको जो है पुलिस को जो कंप्लेंट करना है, पुलिस वाला आके पकड़ के जो इनको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये पूरा लिखते हैं, पूरा लिख के फिर नीचे लिखा जाता है मैं तो मेरा चोरी इस बार जो है इनको चोरी किया गया, इस बार इनको थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिए, पुलिस को जो है मत कंप्लेंट कीजिए, मेरा दोस्त है, फिर नीचे लिखता है। इसमें देखिए बच्चों का माइंड जो है मोरालिटी आप चेक कर सकते हैं। बच्चों का पहले बताया मेरा बॉक्स में पेंसिल इरेजर चोरी किया गया, फिर इनको कंप्लेंट करना है, अगर कंप्लेंट कर तो क्या होगा, इनका पुलिस वाला मारेगा, फिर इनका पूरा जो है इससे उस लड़का को थोड़ा सा परेशानी होगा, इससे परेशानी से फिर मेरा दोस्त है परेशान होगा, मेरा दोस्त जो है इस बार जो है एक्सक्यूज कीजिए। तो इस तरह लिखा जाता है। इससे बच्चों का मोरल वैल्यूज क्या है पता कर सकते हैं। इस तरह मतलब क्लासरूम में यूज करते हैं बच्चों का मोरल डेवलपमेंट क्या है पता करने के लिए। इस तरह जो है बहुत सारा 16 years टाइम स्पेंड करके इस थ्योरी बताया गया है। ओके, हेलो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज सही आ रहा है? ओके,
हाँ मतलब हाँ, जो इसमें इस थियरी समझाने के लिए एक हिंज स्टोरी बताया गया। हिंज स्टोरी में हिंज का जो वाइफ जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट का आखिरी स्टेज में है, उनको बचाने के लिए दवा चाहिए। दवा डॉक्टर बताते हैं अगर उस दवा दिए तो फिर इनका जो है लाइफ डेथ से जो सर्वाइव कर सकते हैं, उस दवा के लिए कोशिश करता है। एक ड्रगिस्ट के पास रहता है, मगर उस ड्रगिस्ट जो है ज्यादा पैसा को बेचना चाहता है। उन पूरा पैसा दोस्त लोगों से, रिलेटिव से कलेक्ट करने के बाद 50% पैसा जमा होता है। 50% पैसा लेकर ड्रगिस्ट के पास चले जाता है। जाने के बाद वो बताता है भाई 50% पैसा को नहीं दे सकता, बताता है उनके पास अल्टरनेट नहीं रहता है। फिर वाइफ को जो है बचाने के लिए चोरी करता है। चोरी करने के बाद जो क्वेश्चन फ्रेम करता है, 3 क्वेश्चंस, वो हेड जो है ड्रग को स्टोरी मतलब चोरी कर सकते हैं। अगर इनका वाइफ उतना लव नहीं करे तो भी इस तरह चोरी करना गलत काम है ना, राइट नहीं है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरल क्या है, मोरालिटी क्या है। ओके, अगर इनके पास पैसा नहीं है फिर क्या करना, वाइफ को भी बचाना है, तब चोरी कर उस स्टेज में चोरी कर सकते हैं। अगर इनका वाइफ उतना प्यार नहीं करता है और वो चोरी करने की जरूरत नहीं रहता है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इनका वाइफ के अलावा और कोई रहता है हिंदी को चोरी करने के चोर करने का चांस ही नहीं रहता। इस तरह 3 क्वेश्चंस फ्रेम करके एक्सपेरिमेंट किया गया है। तब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आया है, एक्सपेरिमेंट में क्रिटिसिज्म क्या आया है, ये हम देखेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है प्री कन्वेंशनल वाला लोग दिया जाए, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में हम जो दो स्टेजेस डिस्कस किए। प्री कन्वेंशनल में क्या रहता है, इनको कौन सा सही है कौन सा गलत है वो पता नहीं होता है। कौन सा सही है कैसा पता होता है, अथॉरिटी से पता होता है। अथॉरिटी कौन है, टीचर्स है और पेरेंट्स है। इस स्टेज में मतलब 3 to 7 इयर्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन को जो है बता सकते हैं। मतलब इस फर्स्ट क्वेश्चन को टिक करेंगे, इसका ओपिनियन प्री कन्वेंशनल वाला करेंगे। जैसा जो चोरी क्यों करना है, इनका वाइफ को बचाने के लिए, इनके पास पैसा नहीं है, फिर इनका जो आखिरी स्टेज में है, अगर वो दवा दिए तो ये लोग बच जाएंगे। इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन को जो टिक करने वाला कौन सा लेवल वाला है, प्री कन्वेंशनल लेवल वाला है। इनको कौन सा सही है कौन सा गलत है वो पता नहीं होता है। जैसा मैंने बताया ना, मेरा दोस्त जो मेरा कंपास बॉक्स से जो है चोरी किया गया है, इस तरह ये पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये अथॉरिटी से पता चल जाएगा। इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन को टिक करेंगे प्री कन्वेंशनल वाला, फिर सेकंड क्वेश्चन को टिक करेंगे कन्वेंशनल लेवल वाला। कन्वेंशनल लेवल वाला क्या बताएंगे, इसमें वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हिंज डिड नॉट लव हिज वाइफ। अगर हिंद जो है इनका लाइफ उतना प्यार नहीं करता है तब जो चोरी करने का जरूरत नहीं रहता है। ये सेकंड क्वेश्चन प्री कन्वेंशनल नहीं कन्वेंशनल स्टेज वाला बताएंगे। कन्वेंशनल में क्या है, रूल क्या है, ये सिर्फ सही है सोसाइटल रूल्स, सोसाइटी लॉ और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है, सही करना, सिर्फ जो राइट ही करना है। इसमें अगर उनका वाइफ को जो लव नहीं करता है तब जो है चोरी करने का चांसेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन टिक करने वाला कन्वेंशनल लेवल वाला। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल वाला, इसमें देखिए कोई भी रहे इसका जो है वाइफ के अलावा और कोई स्ट्रेंजर रहता तब वुड इट मेक एनी डिफरेंट। ये लोग पोस्ट कन्वेंशन में जैसे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी किसके लिए फाइट किया गया है, फाइट फॉर गुड सोसाइटी, अच्छा के लिए किया गया है। जो भी करता है राइटिनियस के लिए, राइटिनियस डायरेक्शन के लिए। यहाँ डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस लेवल आने के बाद, इसीलिए इस लेवल को पहुंचने वाला सिर्फ 10 to 15% लोग रहता है। इसमें इनको फर्स्ट स्टेज में पता नहीं है, फर्स्ट स्टेज में कौन सा सही है कौन सा गलत है अथॉरिटी से पता चल जाता है। सेकंड स्टेज में सिर्फ राइट को जो है करता है, गलत नहीं करता है। थर्ड स्टेज में डिस्क्रिमिनेट पावर आता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सोसाइटी में अगर हार्मफुल होता है उसके लिए स्ट्राइक करता है। ओके, अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को जो है अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के लिए इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, मोरालिटी के लिए फाइट करता है।
ये जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में थर्ड क्वेश्चन टिक करने वाला पोस्ट कन्वेंशनल रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन टिक करने वाला प्री कन्वेंशनल, सेकंड क्वेश्चन टिक करने वाला कन्वेंशनल, थर्ड क्वेश्चन टिक करने वाला पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस तरह जो है इनका क्वेश्चन को टिक करने वाला इस लेवल का जो है रहता है। हर लेवल में 2 स्टेजेस है, 6 स्टेजेस। इसका क्रिटिक जो है, क्रिटिक इस तरह है, कार्ल गिलिगन जो क्रिटिसाइज किया गया है कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, इनका कहने का मतलब है जो एक्सपेरिमेंट किया गया है सिर्फ मेल के ऊपर किया गया है, ओपिनियन लिया सिर्फ मेल के ऊपर लिया है, वुमेन का जो मॉरल डेवलप जो है डिफरेंट रहता होगा, मगर सिर्फ कंसिडर किया है मेल के किया गया है, इसका क्रिटिक है। फिर इस तरह जो कल्चरल नॉट अप्लीकेबल टू ऑल कल्चर, जो कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, इंडिया का कल्चर अलग रहता है, अमेरिका कल्चर अलग रहता है, और कुछ कंट्री का कल्चर अलग रहता है, उस कल्चर को जो है कैसा रिफ्लेक्ट करा, हर एक कल्चर एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए हर कल्चर के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है, ये भी एक क्रिटिक है। ये जो है चोरी किया गया है, हिंज जो है डिलेमा, हिंज डिलेमा में ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस तरह इनका बीमार है, ओके, इस तरह बीमार है तो फिर इनका दवा नहीं है, वो दवा दिए तो फिर सही होगा, ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल में कैसा रहेगा ये भी एक क्रिटिक है। फिर बायस सैंपल लिया गया, सिर्फ मेल्स को लिया गया है, फीमेल्स को नहीं लिया, अगर फीमेल्स को ले तो फिर रिजल्ट डिफरेंट रहता होगा, ये क्रिटिक है। ओके, दिस इज अबाउट कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब आप लोग देखते हैं ना, मतलब इस तरह। ओके, आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन को टिक करेंगे? आप किस क्वेश्चन को आप टिक करेंगे? आप भी थर्ड क्वेश्चन टिक करता होगा, राइट? Yes, sir. What if person dying was a stranger? Would it make any different? अगर हिंज की वाइफ के अलावा और कोई रहता, वो कैंसर से मर रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ड्रगिस्ट के पास पैसा है, आप क्या करेंगे? पैसा कलेक्ट करके पैसा से ही खरीद करना है। अगर आपके 50% पैसा है, और ज्यादा काम करके जितना जो दवा को जितना पैसा होता है उतना पैसा पे करके उससे ड्रग खरीद करके उनको बचाना है, थर्ड लेवल है। फर्स्ट लेवल में बच्चों को ये सब पता नहीं है, ये सब पता नहीं है, उनको बचाने के लिए ड्रग लाना, बस ड्रग कैसा ले आना, पैसा कैसे कलेक्ट करना, ये पता नहीं होता है। ओके, ये फर्स्ट है। सेकंड में सिर्फ राइट करना, सिर्फ ओके, राइट कैसा करना, दवा लेना, दवा के लिए पैसा चाहिए, ये सेकंड वाला। ओके, इस तरह का छोटा सा वीडियो है, दिखा दूंगा, तब जो है आपको समझ में आएंगे, राइट? Yes, sir. Born in 1927 in New York. He attended the University of Chicago, where his interest in developmental psychology began. Developmental psychology is basically what it sounds like. It's the study of how the brain develops. But in graduate school, Kohlberg became interested in a specific type of developmental psychology called moral सर development. आवाज साफ नहीं समझ में आ रहा सर। Moral development is a type of development in the brain. It has to do with how you देखिए, think about एक मिनट। moral issues, what you think is right or wrong. Another very famous आवाज लो developmental है, इसमें psychologist आवाज is लो Jean है, Piaget. देख लीजिए अब। Although my research for this project is not focused directly on him, it's still really important because he was Lawrence Kohlberg's inspiration and influence. Jean Piaget was known for his studies and research in a lot of different areas of developmental psychology, one being cognitive development, which has to do with how the brain thinks, perceives, and gains knowledge about the world around it. Although Jean Piaget didn't focus his studies and research specifically on moral development like Kohlberg did, he did come up with two sort of stages of moral development.
which defined how most people at a certain age think about what's right or wrong. He said that younger children, ages of 11 and under, believe that rules are absolute things that they must always follow because their teacher or authority says so. But older kids understand that rules are just devices to help people get along, and they can be changed. But Lawrence Kohlberg later came up with 6 much more accurate and specific stages that gave a whole new definition to moral development. He even came up with a device to help judge which of his 6 stages a certain person is at. This device is a story about a couple in Europe called the Heinz Dilemma. It is as follows. Heinz's wife was near death from cancer. There was one drug that the doctors thought might save her. There was only one pharmacist who sold the drug. Since he discovered the drug and was the only person who had it, he decided to charge 10 times what the drug cost him to make. For a small dose of the drug, it cost him $200, but he charged Heinz $2,000 for that dose. Heinz didn't have $2,000, so he tried everything he could think of to raise the money, but he could only get together about $1,000, which is half of what it cost. He told the pharmacist that his wife was dying and asked him to sell it to him cheaper or let him pay later. But the pharmacist said, no, I discovered the drug and I'm going to make money from it. So Heinz got desperate and broke into the man's store to steal the drug for his wife. Should Heinz have broken into the store to steal the drug for his wife? Why or why not? By analyzing people's responses to this passage, Kohlberg was able to classify people's moral thinking into one of his 6 stages. You'll learn about the stages now. Stage 1 is called obedience and punishment. At this stage, children assume that authorities in their life, such as teachers and parents, lay down a set of rules that they must unquestionably follow. They hardly even realize that viewpoints differ morally. They're just interested in abiding by their rules to avoid punishment. So in response to the Heinz Dilemma, children with moral thinking at stage 1 almost always say that Heinz did not do the right thing because stealing is bad, it's against the law, and you can go to jail. That sort of reflects what the whole stage is about. He didn't do the right thing because Stage 2 is called individualism exchange. At this stage, children realize that authorities' rules aren't the only right point of view. They realize that everybody in life naturally wants their own way of things, and everybody wants to pursue their life in their own different way, based on their own self-interests. Punishment is just a risk that everybody wants to avoid. So in response to the Heinz Dilemma, children with moral thinking at this stage often think, well, what was right for Heinz is what met his self-interests, which means stealing the drug for his wife, and what was right for the druggist is what met his self-interests, which means making the money off the drug. They also often point out that the druggist was being unfair for charging too much money for the drug. Buy the drug for $1,000. I mean, that's a lot too. Wouldn't that be better if I didn't die? It was right for him to steal, and it wasn't because but he didn't have the money, so he stole it. But also, he didn't have the money, so he couldn't buy it, so he just stole it. Stage 3 is called good interpersonal relationships. At this stage, people, not just children anymore, believe that you should live up to the values of family and community, and that you should have trust, empathy, and compassion for one another. My grandma is going to breast cancer right now, so if my grandma needed it, I would really do George to do that. My grandma doesn't need it, so I'm pretty sure that I'm just wife. Should have done it because if I had someone who I loved
is called maintaining the social order. At this stage, people are concerned with society as a whole. They want the world to function correctly, which means they usually want everybody to abide by rules and laws. Although they are essentially taking the same side as stage 1, obedience and punishment, stage 1 children have no grasp for how society works as a whole. So in response to the Heinz dilemma, stage 4 people almost always say that it was wrong for Heinz to steal the drug because what he's doing is not keeping society functioning orderly and properly. And they also often point out that if everybody stole what they wanted, the world would be chaos. I think it was wrong for Heinz. That is simply the wrong thing to do. And if he could justify it by the fact that his wife was dying, then anyone can think of a different reason to justify it and the world is chaos. Stage 5 is called social contract and individual rights. At this stage, people define what a good society means for them, realizing that there isn't only one straight answer to the way the society should be. They compare human rights to the law and are very theoretical about the way the world should be. So when responding to the Heinz dilemma, people from stage 5 aren't usually in favor of breaking the law, but their responses usually come down to saying, yes, it was okay for Heinz to steal the drug from the pharmacist because life is more important than property. The responses to the Heinz dilemma also often contain a lot of references between the way society is and the way they think society should be. So I guess in a way, for me, the greatest good is the sanctity of human life. And although one can understand pharmacist's standpoint, it has its rights, and certainly those were protected under the law. In other words, the law behind the pharmacist, not behind. There are lots of instances, prominently that comes to mind to me is the civil rights movement, where the law was really on the wrong side of morality to do the right thing. It took someone like Martin Luther King founding it to realize that just because there were laws in place that, in a sense, created this social order in the South, they saw that that wasn't the greatest good. The greatest good was to assert the dignity of African Americans. That meant law. There was originally a stage 6 called Universal Principles that sort of went above and beyond all the other stages. But after a few years, Lawrence Kohlberg discarded the stage, realizing that it wasn't very much use to it. Hello? Yes, sir. Yes, sir. आपकी वीडियो देखने के बाद समझ में आया होगा इस लेवल जो है ना प्री कन्वेंशनल एज 3 to 7 इयर्स का, कन्वेंशनल स्टेज में 7 to 11 इयर्स का, फिर कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में 11 इयर्स एंड अबोव का 6 स्टेजेस यूज करते हुए 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो है फीडबैक देने के लिए 3 क्वेश्चंस के लिए कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसका आंसर क्या है आप इस वीडियो में देखा है। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट लेवल में प्री कन्वेंशनल में बच्चों को पता नहीं है कौन सा सही है कौन सा, इससे पता चल जाता है, इनका पनिशमेंट से पता चल जाता है कौन सा राइट है। पनिशमेंट अगर ज्यादा रहता है तो गलत ज्यादा किया है, पनिशमेंट लेस पनिशमेंट रहता है गलत छोटा से किया। अगर पनिशमेंट से रिलेट करते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, मगर ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें जो हिंद जो ड्रग स्टोलन किया स्टील किया गया है, चोरी किया गया है, इसलिए चोरी किया बचाने के, इतना जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते हैं। सेकंड स्टेज में सिर्फ रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए राइट करने के लिए कोशिश करते हैं। राइट, ज्यादा लव कर रहा है इसीलिए चोरी किया गया है।
लड़का बताते हैं ना, जब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो खरीद करने वाला है, उतना 50% पैसा है, वो 10 गुना ज्यादा बेचना चाहता है, मगर क्या इनका वाइफ की बचाना है, तो इसीलिए चोरी किया गया है। ये इतना जानते हैं। ओके, थर्ड लेवल में जो स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 5 में जो सोसाइटी के लिए जो अच्छा है उसके लिए फाइट करते हैं, एजिटेशन, रैली, स्ट्राइक वगैरह। फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए, यूनिवर्सल में जो राइट है, अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल जैसा इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, मोरालिटी, उसके लिए 10 to 50% ज्यादा से ज्यादा अपने लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करने वाला कुछ लोग रहता है, वही 10 to 15% है। ओके, ये सब जो है इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, मोरालिटी के लिए फाइट करने वाला लोग उस लेवल तक से हाईएस्ट स्टेज है। स्टेज 1 से स्टेज 6 हायरार्की रहता है, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 6 तक। ओके, इस तरह। मगर क्रिटिसिज्म है सिर्फ मेल के ऊपर किया गया है, फीमेल को कंसिडर नहीं किया गया है। दूसरा कल्चर में कैसा जो है इसको इम्प्लाई कर सकते हैं, इस तरह। ये जो हिंज डिलेमा, हिंज स्टोरी जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम कैसा कह सकते हैं, इस तरह क्रिटिसिज्म है। ओके, ये थियरी हम लोग भी अपना बच्चों को जो है ना, मैं एक एग्जांपल बताया ना, चोरी किया, चोरी किया गया है, मगर बच्चों का एटीट्यूड पता करने के लिए, बच्चों का बिहेवियर पता करने के लिए, इनका फ्यूचर में इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, और इनिशियल स्टेज में स्कूल लेवल में बच्चों को इनका पर्सनालिटी पता करने के लिए इस तरह थियरी के हम यूज कर सकते हैं। ओके, इससे आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डेवलपमेंटल थीरीज और लर्निंग थीरीज। लर्निंग थीरीज अलग है, बच्चे मैंने बहुत सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर एवेल्यूएट करते हुए देखे हैं। डेवलपमेंटल थीरी और लर्निंग थीरी में बहुत कंफ्यूज होता है। ओके, वहां का लर्निंग थीरीज अलग है, डेवलपमेंटल थीरीज अलग है। ओके, इस थीरी में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लर्निंग थीरीज में भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके ऊपर थीरीज के ऊपर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस तरह। ओके, आज का जो है इस मॉरल डेवलपमेंट थीरी से आपका सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ है। और थर्ड यूनिट में मैडम पहला 2 सेक्शन लिया है, कितना कंप्लीट किया थर्ड यूनिट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस में? हेलो, हो गया सर। हाँ, हेलो सर, यस सर। थर्ड हाँ, हो यूनिट गया में सर। कितना कंप्लीट हुआ सर थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गया सर हम लोग का। पूरा? जी सर, पूरा साइकोलॉजी का जो भी 4 यूनिट है ना सर, हम लोग का कंप्लीट हो गया। सिर्फ यही यूनिट हम लोग का बचा हुआ, और इसमें भी सिर्फ फॉरवर्ड का ही बचा हुआ है सर, एक ही मतलब थ्योरीज बचा हुआ बस। कौन सा? वही सर, लॉरेंस आज पढ़ रहे हैं ना सर हम लोग, लॉरेंस हाँ कोलबर्ग। हाँ 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 हाँ। तो और फ्रूड का वो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ द फ्रूड एंड द मॉरल डेवलपमेंट। हो गए ना ये? नहीं, वो नहीं हुआ है सर, एक बचा हुआ है। कौन सा? यानी सर, ये साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रूड का। हाँ, हो गए ना जी, वो साइकोएनालिटिकल थ्योरी हो गया ना, ईगो, सुपर ईगो, इड, हाँ, ओके सर। हाँ, ओरल, आर्नल, पैलिक। जी सर। हम्म, जी, नॉन वो चॉम्स्की इससे भी हो गया हम लोग का, आज कंप्लीट हो गया सर पूरा। हाँ कंप्लीट हो गया है। थर्ड यूनिट में मैडम कहा है कि मेरा होने के बाद वो मैडम समझ लिया होगा सर परेशान में है, मैडम कंप्लीट किया होगा। इसीलिए कंप्लीट कर लिया सर मैम ने। ओके ओके, मैं सोच रहा था थर्ड में कुछ है तो हम डिस्कस करने वाला है। ओके सर। ओके, आपका साइकोलॉजी सिलेबस पूरा हो गया है। ओके, जो भी है मैं अपलोड करता हूँ, हाँ देख लीजिए, एक बार रिव्यू कीजिए। उर्दू मटेरियल भी आप एक बार रिव्यू कीजिए। हाँ, यस सर। ओके ओके। आपका क्लास कब है मैथमेटिक्स? 12 to 1? जी सर, 12। ओके सर। 12:10 को शुरू करेंगे। हाँ, ओके सर। राइट, आप क्विट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अटेंडेंस सर। अटेंडेंस बनेगा।
अब टेंशन मत लो अटेंडेंस के बारे में, राइट? अटेंडेंस बन गया है 35 स्टूडेंट्स, फुल अटेंडेंस। मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।